नमस्कार दोस्तों। इंडिया 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स और 2036 ओलंपिक होस्ट करने के सपने देख रहा है। भारत 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए पूरा जोर लगा रहा है। लेकिन इसी देश में स्पोर्ट्स की ज़मीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। दीपक कुमार, जो एक नेशनल लेवल के एथलीट है, गवर्नमेंट सपोर्ट ना मिलने की वजह से आज गन्ने का जूस बेच रहे हैं। झारखंड की पैरा एथलीट पुष्पा मिंज, जिन्होंने देश के लिए 3 गोल्ड मेडल जीते, आज रेलवे स्टेशन पर सब्जी बेचती हैं। वो कहती हैं कि मेडल से पेट नहीं भरते। मध्य प्रदेश की सीता साहू, स्पेशल ओलंपिक्स की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, आज रोड के किनारे पानीपुरी बेच रही है। तारा सिंह, नेशनल हॉकी चैंपियन, स्टेशन पर कुली का काम कर रहे हैं। रश्मिता पात्रा, इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर, आज पान की दुकान चला रही है अपना घर चलाने के लिए। उत्तर प्रदेश के बॉक्सर कमल कुमार, स्टेट गोल्ड मेडलिस्ट, सर्वाइवल के लिए कचरा उठाने के लिए मजबूर हैं। दिनेश कुमार, इंटरनेशनल बॉक्सर, आइसक्रीम बेचकर अपना गुजारा कर रहे हैं। मनदीप जांगरा, वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर, जो अर्जुना अवॉर्डी भी हैं, उन्होंने तो ऑन रिकॉर्ड ये कहा है कि हमसे ज़्यादा इज्जत और अटेंशन तो सरकार बिग बॉस के विनर्स को दे देती है। और ये सिर्फ कुछ इमोशनल स्टोरीज नहीं है, इनका सीधा असर हमारे ओलंपिक मेडल टैली पर पड़ता है। 140 करोड़ की पॉपुलेशन, दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश, लेकिन पेरिस 2024 ओलंपिक्स में इंडिया को एक भी गोल्ड मेडल नहीं मिला। वहीं दूसरी तरफ बोत्सवाना जैसा छोटा सा देश, जिसकी टोटल पॉपुलेशन सिर्फ 27 लाख है, यानी दिल्ली एनसीआर का 10%, उन्होंने भी एक गोल्ड मेडल जीत लिया। वैसे इंडिया ने अब तक 38 ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट किया है, और इतने सारे गेम्स में पार्टिसिपेशन के बाद भी हम सिर्फ 10 गोल्ड मेडल्स जीत पाए हैं। और इन 10 गोल्ड मेडल्स में भी 8 गोल्ड मेडल तो सिर्फ हॉकी की वजह से हैं। बाकी जो इंडिविजुअल कैटेगरी में है वो हमें 2008 में एक अभिनव बिंद्रा को मिला और 2021 में नीरज चोपड़ा को। तो सवाल ये उठता है कि हमारा ओलंपिक्स में इतना बुरा हाल क्यों है? क्या इंडियन एथलीट्स में टैलेंट की कमी है या प्रॉब्लम कहीं और है? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। एक वक्त था जब हॉकी में इंडिया का पूरी दुनिया पर राज था। 1928 से 1956 के बीच इंडिया ने लगातार 6 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स जीते। बर्लिन ओलंपिक्स में तो जर्मनी को हमने उसी के होम ग्राउंड पर 8-1 से हराया था। ऐसा कहा जाता है कि हिटलर मेजर ध्यानचंद के खेल से इतने प्रभावित हुए कि उसने उन्हें जर्मनी की सिटीजनशिप और आर्मी में एक पोस्ट भी ऑफर कर दी। और मेजर ध्यानचंद जी का जवाब था, इंडिया इज नॉट फॉर सेल। लेकिन जिस खेल में हमारी ऐसी धाक थी, उसी गेम में 28 साल तक ऐसा क्या हो गया कि हमें एक भी गोल्ड मेडल नहीं मिला? और हॉकी एक अकेला एग्जाम्पल नहीं है, सेम हुआ हमारी फुटबॉल के साथ भी। 1950 से 1960 तक इंडियन फुटबॉल का गोल्डन एरा माना जाता है। उस वक्त इंडिया को ब्राज़ील ऑफ एशिया भी कहा जाता था। इस सक्सेस के पीछे थे कोच सैयद अब्दुल रहीम, जिन्होंने इंडिया को एशियन गेम्स में कई गोल्ड मेडल जिताए। लेकिन आज इतने बड़े देश में फुटबॉल का एक भी डेडिकेटेड स्टेडियम नहीं है। एक समय ऐसा भी आया कि हमारे फुटबॉल प्लेयर को होलकर क्रिकेट स्टेडियम की सफाई का काम करना पड़ा ताकि वो अपने लिए फुटबॉल शूज़ खरीद सकें। हमारे यहाँ मेसी और रोनाल्डो पैदा तो होते हैं, पर हमारा सिस्टम उनके टैलेंट को दुनिया के सामने आने से पहले ही ख़त्म कर देता है। क्रिकेट को अगर हम छोड़ दें तो इंडिया के कई एथलीट्स अपने गेम्स पर फोकस करने के बजाय स्पॉन्सरशिप ढूंढने की चिंता में रहते हैं। किसी भी एनजीओ से पूछ लीजिए, हर साल हज़ारों स्पॉन्सरशिप रिक्वेस्ट आती है, जिसमें एथलीट फंडिंग की रिक्वेस्ट करते हैं सो दैट वो अपनी डाइट, कोचिंग, ट्रैवल, इक्विपमेंट का खर्चा उठा सकें। फेमस बैडमिंटन प्लेयर पुलेला गोपीचंद ने ओपनली कहा था, अगर आप अमीर नहीं हैं तो आप अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में करियर बनाने की सलाह तो बिल्कुल मत दीजिए। यूनियन बजट 2024 का जो स्पोर्ट्स बजट था वो था 3,442 करोड़, पर जो भी पैसे आते हैं लगता है करप्शन की भेंट चढ़ रहे हैं, क्योंकि एकदम बेसिक फैसिलिटी भी नहीं मिल पा रही है हमारे प्लेयर्स को। जहां फॉरेन कंट्रीज़ में एथलीट्स को अच्छी हॉस्पिटैलिटी, सिक्योरिटी और रिस्पेक्ट मिलती है, वहीं हमारे
नेशनल चैंपियनशिप खेलने जा रहे एथलीट्स को सारी रात ट्रेन के टॉयलेट के पास बैठकर सफ़र करना पड़ा है। राजस्थान में नेशनल लेवल अंडर 19 बास्केटबॉल की जो टीम थी, उन्हें एक ही कमरे के फ्लोर पर सोना पड़ा। जस्ट कुछ ही महीने पहले देव मीना और कुलदीप कुमार ने पोल वॉल्ट में नेशनल रिकॉर्ड बनाया, लेकिन उनके वापस जाने का कोई इंतज़ाम नहीं था। गोल्ड मेडल जीतने के ठीक 1 घंटे बाद उन दोनों को ऑटो वाले को रिक्वेस्ट करते देखा गया और वो बोल रहे थे कि ले चलो भैया, मेरा पोल भारी नहीं है, ये प्लास्टिक का है। और ऐसे में अगर ये लाखों रुपए का पोल ट्रांसपोर्ट में टूट जाए तो ये खिलाड़ी शायद इसको दोबारा अफोर्ड भी नहीं कर सकते। इसीलिए इंडिया में बहुत सारे एथलीट्स रनिंग को चुनते हैं। रीज़न वही है क्योंकि और जो स्पोर्ट्स हैं उसमें इक्विपमेंट्स लगते हैं। एक तरफ हमारे एथलीट इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ करप्शन नेक्स्ट लेवल पर है। आप एक आईफोन की कीमत देकर क्रिकेट नेशनल लेवल पर खेल सकते हो, ये खुलासा किया था दैनिक भास्कर के रिपोर्टर विजय कुमार डोडी ने। पूरे सिस्टम को एक्सपोज करने के लिए विजय ने दिल्ली, यूपी, राजस्थान की जो स्पोर्ट्स सिलेक्शन कमेटी है उनसे पहले अच्छे रिलेशन बनाए। फिर उन्होंने ऐसे 3 बच्चे चुने जिन्हें क्रिकेट खेलना बिल्कुल भी नहीं आता, लेकिन कुछ ही पैसे भरने के बाद उनको नेशनल तक खेलने दिया गया। उन्होंने एक रिपोर्ट में पब्लिश किया और दावा भी किया कि हर गेम का एक रेट है, जैसे मेंस क्रिकेट के लिए 1.5 लाख, बैडमिंटन के लिए 40,000, फुटबॉल के लिए 35,000, वुमेन क्रिकेट आप 40,000 में नेशनल तक खेल सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि पैसा देकर नेशनल प्लेयर बन के फ़ायदा क्या है, क्योंकि स्पोर्ट्स में तो इतना कट थ्रोट कंपटीशन है, बिना टैलेंट के आप सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत से लोग ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने का सपना तो देख ही नहीं रहे हैं, वो बस गवर्नमेंट जॉब का सपना देख रहे हैं। और जो सच में ओलंपिक का सपना देख रहा है उसका तो सिलेक्शन हो ही नहीं रहा। 15 अगस्त 2022 को फीफा ने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को बैन कर दिया था। रीज़न था इंडियन फुटबॉल में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। फेडरेशन की इंटरनल पॉलिटिक्स, ईगो ने पूरे सिस्टम को अंदर से खोखला कर दिया है। Of AIFF getting banned by FIFA was a simmering issue. बट अगर हम लॉजिकली सोचें, सपोर्ट तो एथलीट को तब चाहिए होता है ना जब उसे कोई नहीं जानता, जब उसके पास कोच की फीस देने के पैसे नहीं होते, जब वो अच्छी डाइट और बेसिक इक्विपमेंट अफोर्ड नहीं कर पाता। आप आज नीरज चोपड़ा को सपोर्ट दे रहे हो, पर उसको आपके पैसे की ज़रूरत ही नहीं है, उसके पास ऑलरेडी बहुत स्पॉन्सर्स हैं। एक समय था जब नीरज चोपड़ा को भी इस फंडिंग की ज़रूरत थी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में जाने के लिए, लेकिन तब उसको भी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की फंडिंग नहीं मिल पाई थी और उसके कॉलेज ने खुद पैसे अरेंज किए और उसको खेलने भेजा। सोचिए, अगर उस वक्त उसका कॉलेज सपोर्ट नहीं करता तो क्या हमें गोल्ड मेडल मिलता? अभिनव बिंद्रा जैसे चैंपियन हमारे सिस्टम की वजह से नहीं है, बल्कि सिस्टम के बावजूद जीते हैं क्योंकि उनके पास फैमिली रिसोर्सेस थे। वैभव सूर्यवंशी जैसे 12-13 साल के क्रिकेटर को 1 करोड़ रुपए देने के बजाय अगर वही पैसा एक अंडर 12 फंड में हम डाल दें तो वो 10 और नए वैभव सूर्यवंशी को पैदा कर सकता है। और एक बहुत बड़ा रीज़न है ओलंपिक्स में पीछे रहने का, इस पर तो कोई बात ही नहीं करता। वुमेन सेफ्टी। अमेरिका हो, चाइना हो, ऑस्ट्रेलिया हो या ग्रेट ब्रिटेन, किसी भी देश की ओलंपिक टैली में उनकी वुमेन एथलीट का योगदान बहुत बड़ा होता है। लेकिन इंडिया में प्रॉब्लम सिर्फ ट्रेनिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर की नहीं है, सेफ्टी भी एक बहुत बड़ा इश्यू है। आज भी हज़ारों लड़कियां स्पोर्ट्स इसलिए छोड़ती है क्योंकि उनके पेरेंट्स को डर होता है कि प्रैक्टिस से घर कैसे आएगी, कोच पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था 2023 का रेसलर्स प्रोटेस्ट। ओलंपिक मेडलिस्ट साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया महीनों तक जंतर मंतर पर धरने पर बैठे। उनका आरोप था कि उस वक्त के जो रेसलिंग फेडरेशन के इंडिया के प्रेसिडेंट ब्रिजभूषण थे, उन्होंने कई महिला रेसलर्स को सेक्सुअली हरास किया। ब्रिजभूषण को अपने पद से हटना पड़ा, लेकिन फिर उनके ही करीबी संजय सिंह को नया प्रेसिडेंट बनाया गया और साक्षी मलिक ने हिम्मत छोड़ दी। कैमरा के सामने उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि यह सिस्टम कभी बदलेगा, और हमेशा के लिए उन्होंने रेसलिंग को अलविदा कह दिया। और ये सिर्फ रेसलिंग की कहानी नहीं है। 2025 में एक 17 साल की नेशनल लेवल बॉक्सर ने नेशनल बॉक्सिंग एकेडमी के कोच पर सेक्सुअल हरासमेंट, फिजिकल अब्यूज की FIR दर्ज कराई।
इसी साल एक नेशनल लेवल जूडो प्लेयर ने भी अपने कोच पर सेक्सुअल असॉल्ट के आरोप लगाए। और अगर कोई एथलीट इन सब चैलेंजेस को पार भी कर ले, तब एक और डेंजर उसका इंतजार कर रहा होता है, डोपिंग। रिसेंट ईयर्स में इंडिया उन देशों में रहा है जहां सबसे ज्यादा एंटी डोपिंग वायलेशन रिपोर्ट हुए हैं। हमारे बहुत से प्लेयर्स खेल ही नहीं पाए क्योंकि वो डोप टेस्ट में फेल हो गए। जब आप न्यूज़ में सुनते हो ना कि एथलीट डोप टेस्ट में फेल हो गया, तो हम उसे तुरंत क्रिमिनल या चीटर समझ लेते हैं, पर सच इतना सिंपल नहीं है। आजकल कोचिंग एक बिजनेस बन गया है। जिसने कभी स्टेट लेवल तक खेला नहीं, वो भी कोचिंग करा रहा है। ऐसे कोच बच्चों को शॉर्टकट और स्टेरॉइड लेने के लिए उकसाते हैं। YouTube पर भी ऐसे बहुत सारे अनवेरिफाइड चैनल्स हैं जहां पर बच्चों को परफॉर्मेंस इन्हांसिंग ड्रग्स लेने के लिए इन्फ्लुएंस किया जाता है। और बहुत से जो न्यू एथलीट्स होते हैं उन्हें तो पता भी नहीं होता कि वो कौन सी मेडिसिन ले रहे हैं। कुछ गेम्स में एक ड्रग अलाउड होता है और दूसरे में वो बैन भी हो सकता है। जैसे बीटा ब्लॉकर्स शूटिंग, आर्चरी, बिलार्ड जैसे स्पोर्ट्स में बैन होती है, लेकिन फुटबॉल, स्विमिंग या स्प्रिंट में ये बैन नहीं होती। कई बार नॉलेज की कमी और फाइनेंशियल प्रेशर में एथलीट्स मिसगाइड हो जाते हैं। स्पोर्ट्स की इतनी सैड रियलिटीज होते हुए भी चेंज पॉसिबल है और सोल्यूशन कहीं ढूंढने जाने की ज़रूरत नहीं है। वो ऑलरेडी हमारे देश में इम्प्लीमेंट भी हुआ है, बस उसे पूरी ऑनेस्टी के साथ रिप्लिकेट करना है। जैसे उड़ीसा गवर्नमेंट ने नेशनल हॉकी को स्पॉन्सर किया। आज भी प्लेयर्स की जर्सी पर उड़ीसा इसी वजह से लिखा होता है, क्योंकि जब किसी ने सपोर्ट नहीं किया था तब एक स्टेट गवर्नमेंट आगे आई और रिजल्ट ये हुआ कि पिछले 2 ओलंपिक्स, टोक्यो 2020 और पेरिस 2024 में इंडियन हॉकी टीम ने कमबैक किया और मेडल्स भी जीते। दूसरे एग्जाम्पल है रंजीत बजाज। उन्होंने फुटबॉल की अंडर 15 टीम बनाई। स्पॉन्सरशिप नहीं मिली, लेकिन 56 लाख का खुद पर्सनल लोन लिया, वाइफ की ज्वेलरी गिरवी रखी और इसी टीम ने ब्राजील को फाइनल्स में हरा दिया। ये जीत बहुत बड़ी है क्योंकि बहुतों ने कहा था कि फुटबॉल एक अलग ही लेवल का गेम है, उसके लिए जो जीन्स लगते हैं वो इंडियंस में तो है ही नहीं। और ब्राजील तो ऐसा देश है जहाँ बच्चा बच्चा फुटबॉल खेलता है। ऐसे देश को हराना सिर्फ एक टीम को हराना नहीं था, वो उस सोच को हराना था जो इंडियन एथलीट्स को हमेशा कम समझती है। रंजीत बजाज ने तो यहाँ तक कहा, आप मुझे फीफा का कोच बना दीजिए, मैं गारंटी देता हूँ हमारे प्लेयर्स वर्ल्ड कप लेकर आएंगे। This is the campaign I want. Not president, not this. Please give Ranjit sir the in charge of what the under 15 team. That's it. इनफैक्ट इंडिविजुअल एथलीट्स भी जिनको टाइम पर सपोर्ट मिल गया, उनकी भी कई सक्सेस स्टोरीज हैं। हार्दिक पांड्या के परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत वीक थी, लेकिन किरण मोरे की एकेडमी ने उन्हें फ्री में कोचिंग दी। सिंधु के पेरेंट्स भी मिडिल क्लास थे, लेकिन कुलेला गोपीचंद एकेडमी ने उन्हें वर्ल्ड क्लास कोचिंग और ट्रेनिंग दी। हिमा दास आसाम के एक छोटे से गांव से आई। कोच निपुण दास ने उनके टैलेंट को पहचाना और प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी। ये लोग तो लकी थे, इन्हें राइट टाइम पर सपोर्ट मिल गया। सोचिए, अगर हमारा ये सिस्टम सही हो जाए तो कितने वर्ल्ड चैंपियन निकलेंगे। और इंडिया फीफा वर्ल्ड कप या ओलंपिक्स में तब शाइन करेगा जब हम सिर्फ 4 साल में एक बार इंडिया के स्पोर्ट्स की हालत के बारे में नहीं सोचेंगे, बल्कि साल के हर दिन एक ऐसे सिस्टम बनाने की कोशिश करेंगे जहां टैलेंट, पैसा, पॉलिटिक्स, सिफारिश से बड़ा हो। उस दिन हमारी मेडल टैली अपने आप बढ़ जाएगी, क्योंकि चैंपियन एक्सीडेंटली नहीं बनते, उन्हें सिस्टम बनाता है। धन्यवाद।